नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और मैं आप लोगों के लिए चुनावों में हर जगह, हर विधानसभा सीट, पूरा उत्तर प्रदेश घूम रही हूं अपनी पूरी टीम के साथ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा, हमने क्या पाया, कौन सी जाति किसके साथ जा रही है, किसका पलड़ा भारी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आज की जो हमारी डिबेट है वो हर डिबेट से सबसे अलग डिबेट है। पहली बात तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं ये धरती है बागी बलिया की। बलिया में गोकुल मैरिज लॉन में खड़ी हूं। हम यही ठहरे हैं क्योंकि पूरे पूर्वांचल का हाल ये है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरा पूर्वांचल छठे चरण के समय पर चुनाव की वजह से पूरी तरीके से भरा हुआ है। पूरे पूर्वांचल में एक जगह भी खाली नहीं है कि हम पत्रकारों को कहीं जगह मिल जाए। तो हम गोकुल मैरिज लॉन में खड़े हैं और हमारे पीछे ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार आपको नजर आ रहे होंगे जो पूर्वांचल की राजनीति से भली भांति और कई सालों से वाकिफ हैं। तो इस बार पूर्वांचल की हवा किसकी तरफ है, लहर किसकी चल रही है, मैजिक किसका चल रहा है, ये सब कुछ ये वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे। शुरुआत यहाँ से करती हूँ। इनको आपने हम लोगों के डिबेट में देखा होगा, ये सुशील जी हैं, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और पूर्वांचल की राजनीति को बड़ा अंदरूनी तरीके से समझते हैं। इनके पास आऊंगी। हमें पूर्वांचल में बलिया में सर मिले। सर, अपना परिचय खुद दें। सुनील कुमार सेन, दैनिक भास्कर। क्या बात है, सुनील कुमार सेन। आप सर अपना परिचय दें। बीपी यादव, खरीबात 24/7.com। ठीक है, बीपी यादव जी ये वो पत्रकार हैं जो जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट, जमीन की एक एक नब्ज को समझते हैं। पूर्वांचल की चुनावी नब्ज को टटोल करके आपके सामने बताएंगे कि इस बार पूर्वांचल करने क्या वाला है। ध्यान रखिएगा, आज की डिबेट बहुत खास होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात याद रखिए कि हम आपके लिए पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और घूमते घूमते पहुंच गए हैं बलिया। बलिया के बाद कल निकलेंगे बनारस सुबह, वहाँ का हाल भी बताएंगे। अभी बलिया का देख लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए जरा। शशिकांत ओझा, सीनियर सब एडिटर, राजस्थान पत्रिका। क्या बात है शशिकांत ओझा जी, आपने कितना साल बिताया इधर पूर्वांचल? 14 साल बलिया को दिया। 14 साल का अनुभव है। 14 साल का अनुभव अभी लेंगे। भरत जी को तो आप जानते होंगे। भरत जी का नाम कौन नहीं जानता। भरत जी डिबेट में इस तरीके से बातें करते हैं कि लोग निशब्द हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं रह जाता। भरत जी कुछ बोलना चाहते हैं कि आपका इंट्रो बस हमने दे दिया? नहीं, बस आपने दे दिया। आपने जिसका इंट्रो दे दिया प्रज्ञा जी, उसको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। क्या बात है भाई। आप बताइए, हमारे साथ है मोहित, हमारी टीम का हिस्सा है और मोहित जमीनी पत्रकार हैं और इनकी पत्रकारिता से आप वाकिफ होंगे। कितनी बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट्स इनकी हमेशा आपको दिखती ही रहती होंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं कर लेती हूँ आपसे, क्योंकि पूर्वांचल में आपने 14 साल देखा है। पूरी आपकी पत्रकारिता 14 साल यहाँ रही है, जमीन से बिल्कुल वाकिफ है, माहौल से। अब की बार का जो माहौल है पिछले बार के माहौल से कितना अलग देख रहे हैं? यानी 2012, 2017 और ये 2022, कितना अंतर है? देखिए, अंतर विशेष तो बलिया की जो बागी धरती है इसका तेवर एक अलग होता है। ठीक बात है। हमेशा से विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं तो सत्ताधारी दल और विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष है, उसमें 5 सीटों का एक अंतर होता है। कभी समाजवादी पार्टी 5 सीट जीत जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीत जाती है। अभी अगर 2017 की बात करें तो यहाँ की 7 सीटों में से बलिया की 5 भाजपा के पास है, जो कि 5 पहले सपा के पास जी 12 में जी। आपकी 22 का क्या माहौल देख रहे हैं? तो यदि बिल्कुल उलट गया तो इसको तो क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई ना कोई यहाँ अंतर होगा, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीति की हर चीज़ को, चूँकि बलिया की राजनीति पूरे देश में एक मशहूर राजनीति रही है, क्योंकि चंद्रशेखर का जिला होने के नाते, और बलिया के लोग तेवर के हिसाब से काम करते हैं। भाजपा की सरकार में जो उनकी उपलब्धि लोग गिनाते हैं वो तो अलग बात है, बलिया के लोगों के गिनने का अंदाज अलग है। और बलिया अपने अंदाज से क्या गिनेगा भगवान जाने। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, पूर्वांचल का आपको बता दें कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का और तमाम छोटे छोटे दलों का अखिलेश यादव जी के साथ आने के बाद जो एक मजबूत गठबंधन जो नजर आ रहा है, जिसका असर कहा जा रहा था कि पूर्वांचल में बहुत ज्यादा होने वाला है, फिर चाहे वो राजभर के साथ आया राजभर वोट हो, पटेल समाज से आया हुआ वोट हो, तमाम गैर पिछड़ा वोट हो, या यादवों का वोट हो, मुसलमानों का वोट हो, तो इस बार ये जो पूरा एक मत, ये जो वोट है, ये किस तरह का फायदा करने वाला है या किस तरह का बदलाव कर सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं ये जान लूं कि बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक एक उनकी योजना है, घर घर अन्न योजना, और चूंकि पूर्वांचल है, पूर्वांचल में गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो ये इन गरीबों पर भारतीय जनता पार्टी की इस योजना का कितना असर पड़ रहा है भैया, और ये चुनाव पर क्या असर डालेगा?
चुनाव पे तो कुछ असर डालेगा, लेकिन लोग समझ रहे कुछ असर डाल रहा हैं, है। बिल्कुल लोग समझ चुके हैं कि उनको अनाज तो दिया जा रहा है, लेकिन यही बात है कि एक पैकेट में आपको हम डाल रहे हैं, दूसरे पैकेट से छेद करके निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल लिया बताइए? जैसे अनाज गरीबों को दे दिया गया, गरीबों को अनाज तो मिल गया, लेकिन उसी से तेल का दाम बढ़ा दिया गया, उसी से पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, उसी से अन्य खाद्य सामग्रियां बढ़ा दी गई। तो फिर वो केवल अनाज लेके, हम लोगों ने भी ग्राउंड पे रिपोर्ट किया है, लोगों को देखा है, लोगों के मन को टटोला है, और लोगों के मन, सच में बताएं प्रज्ञा जी, तो लोगों के मन में पीड़ा है। लोग उस पीड़ा को बयान करते हैं। जब किसी झुग्गी झोपड़ी या कहीं दलित बस्ती में आप बैठ जाइए तो लोगों के अंदर से टीस निकलती है। और वो अच्छा चलिए, हम तो बलिया अभी आए, आप बताइए बलिया के आसपास के तमाम जिलों में भी घूम रहे जी, होंगे आप, जी, देवरिया हो गया, जी। तमाम जिले हो गए, जी। आप बताइए क्या हाल है जमीन पर? जमीन पर हाल ये है कि जमीन जो है सत्ताधारी पार्टी की खिसकी हुई नजर आ खिसकी रही हुई नजर आ है। रही है। बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचल में जैसे आप अभी आप कह रही थी कि राजभर वोटों की बात की जाए, हाँ। तो राजभर यहाँ बहुत बड़े फैक्ट हैं। इवन अगर बलिया को ले लीजिए तो अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, लगभग 25 से 30 हजार वोट जो है राजभर वोट हैं। और पिछली बार जो विधायक जी जीते थे, लगभग वो 10-12 हजार वोटों से, 14 हजार वोटों से अच्छा जीते एक थे। चीज और बता दें, ये राजभर वोट की बात कर रहे हैं, चर्चा छिड़ी है ओम प्रकाश राजभर की। तो अभी हम जहां खड़े हैं गोकुल मैरिज लॉन, यहाँ से कुछ ही दूर पर जहुराबाद विधानसभा लगती है, जो कि ओम प्रकाश राजभर जी की विधानसभा सीट है। उसका भी हाल अभी जान लेंगे, तब तक सर से बात कर लें। सुनील जी, आप कितना साल हुआ पूर्वांचल देखते हुए? पूर्वांचल में हमारा करीब 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आपका 10 साल का अनुभव इस बार क्या बता रहा है कि इस बार क्या बदलाव दिख रहा है कि सत्ता जो कर रही है ठीक है, जनता को कोई दिक्कत खास नहीं है? इस साल का बदलाव तो होना ही होना है बलिया से। बलिया से होना ही हाँ, होना है। बलिया से होना ही अच्छा, होना बलिया है। के आसपास के जिलों का क्या देख रहे हैं? बलिया के जिलों, आसपास के जिलों में भी वही हाल है। बदलाव दिख रहा हाँ, है? बदलाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, किस चीज का बदलाव दिखाई दे रहा है ये बताइए। जो चुनावी माहौल जो चल रहा है, हम्म, जो अभी भाई साहब ने बताया हमारे, कि जो राशन वाली मैटर है, उसी को लेकर ये बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक तरफ महंगाई बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, इससे लोग तरस हो गए अच्छा, हैं। सरकार फ्री राशन दे रही है, इसकी खुशी तो है, लेकिन महंगाई का असर बहुत कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि राशन तो दे रही है, बाकी जनता महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल इतना महंगा है। अच्छा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने इतना फ्री 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 कर दिया कि लग रहा है कि अब की बार कोई सरकार जो आएगी, जिसकी भी सरकार आई, मुझे लग रहा है फ्री बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। क्या कि कह रहे हैं पेट्रोल भी फ्री ले लीजिए, बत्ती भी, बिजली भी फ्री ले लीजिए, सब कुछ फ्री आप ले लीजिए, हर चीज फ्री दे रहे हैं अखिलेश यादव। पुरानी पेंशन भी बहाली कर रहे हैं, क्या लग रहा है मास्टर स्ट्रोक होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, अखिलेश जी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, हाँ। उस घोषणा पत्र में उन्होंने इतना चारों तरफ से कर्मचारियों को लेकर के, किसानों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, सबके लिए, महिलाओं को लेकर के, जो पेंशन योजना 500 रुपये देते थे उसको 1500 करने का वादा किया। तो इन सबका कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है, जब पिछली 2012 से 17 के बीच में उनकी सरकार थी, तो उस सरकार में उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस पर काम किया था, और एक एक घोषणा पत्र उन्होंने पूरा किया था, तो लोगों को भरोसा हो रहा है। नहीं, काम किया था तो फिर 17 में सरकार कैसी गई? अब सवाल तो उठेगा। दूसरे 17 में हाँ। भाजपा ने उनसे ज्यादा घोषणाएं कर दी, भाजपा ने उनसे बड़ी घोषणाएं कर दी, 15 लाख आएगा और काला धन आएगा। तो वहाँ पे 5 साल में भाजपा ने उस घोषणा पत्र पे कोई काम नहीं किया। और बीच में कोरोना की जो लहर आई, उस कोरोना में जो उत्तर प्रदेश ने अव्यवस्थाएं देखी, अपने लोगों की लाशें देखी, उससे सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठा है। और महंगाई भी इसका एक बड़ा मुद्दा बना है। और बेरोजगार जो भी लखनऊ राजधानी में अपना रोजगार मांगने के लिए गया है, उसको लाठी और मुकदमे के अलावा कुछ सुशील जी, नहीं मिला। लग रहा है कि इन सब बातों का असर चुनाव में दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म होता है। जी जी बिल्कुल, जाति फैक्टर आपको अगर बता दें, हाँ। तो आप अगर पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक आएंगे, तो पिछली बार जो जातियां बहुतायत में भाजपा के साथ थी, इस बार वो बहुतायत में सपा के साथ आ गई हैं। अच्छा, पक्का लग रहा है पक्का, आपको? बिल्कुल। आ गई आपके पास आ गई। ये सवाल रखिएगा, आपके पास आकर के इसी सवाल को दोहराऊंगी। भरत जी हमारे साथ है, आपका परिचय ले लूं अभी, आप यहाँ जुड़े, क्या कह रहे हैं? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, बड़े रंगीन लग रहे हैं, आपके बालों में खूब रंग है, क्या होली खेल कर आए हैं क्या? नहीं, तो पूजा में थे। अच्छा, क्या बात है, आज शिवरात्रि है, बता दे सबको, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन शिव जी का बहुत बड़ा यहाँ पर धूमधाम से विवाह होता है, उसी की झांकी निकल रही थी, वहीं से आए हैं। जी जी। हम है नहीं बलिया के, लेकिन पहचान सब कुछ लेते हैं। चलिए भरत जी से कवरेज कर रहे थे भाई साहब, कवरेज हाँ। कर रहे थे आप। जी बीच में हमें समय देने के लिए बीच में भाग भाग के आए हैं
कि प्रज्ञा जी आई हैं तो अब इनवाइट किया था। तो देखिए ये है बलिया के पत्रकार, दिल के कितने अच्छे हैं और अपना काम किनारे रख कर चले आए, समय दे रहे हैं। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। पहली बात सब लोग अपना अपना ऑफिस बीच में छोड़कर आए हैं। हाँ, हाँ, सब लोग आज जल्दी आए हैं ऑफिस से निकलकर, सर भी जल्दी आए हैं और सर भी जल्दी आए ये हैं। बलिया में मिला हमको भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सबसे पहले शुक्रिया कर देती हूँ समय देने के लिए। बहुत बहुत ताली बजा दीजिए एक बार, आप लोग सब अपने अपने लिए ताली बजा दीजिए और मैं भी ताली बजा देती हूँ, क्योंकि ये सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बलिया की धरती पर आपको ये सम्मान मिलेगा कि पत्रकार समय निकाल करके ड्यूटी जल्दी जल्दी खत्म करके चले आए हैं। अब जब देख रहे होंगे सब तो बताएंगे कि यार ड्यूटी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी समझ जाएंगे कि सच की आवाज़ जो है वो प्रज्ञा मिश्रा ही हमेशा सुनाती है, वही जमीन पर सच्चे पत्रकारों को दिखाती है। इसीलिए आप लोगों को मुझे लग रहा है कि सब कहेंगे कि ठीक जगह पर खड़े थे, अच्छा समय दिया आप लोगों ने। चलिए भरत जी से भी शुरुआत कर लेती हूँ। भरत जी, आपको क्या लग रहा है कि अब की का माहौल क्या है? खैर आपसे क्या माहौल जाना, मैं आपसे सीधे बोल रही हूँ। अभी हम जितना छठा चरण देख कर गए, छठा चरण कंप्लीट हो गया, आज सब चुनाव प्रचार हो गया खत्म। अब ये छठा चरण क्या बताएगा? क्या सरकार बना देगा छठा चरण? देखिए, अगर आप केवल बलिया की बात करेंगी प्रज्ञा जी, सबसे पहले बलिया की ही बात कर लेते हैं क्योंकि हम अभी बलिया में खड़े हैं। हाँ जी। ठीक, बलिया में जिस तरीके से आज अखिलेश यादव की रैलियां हुई, उन रैलियों में जिस तरीके से जनता टूटी है, लोग आए हैं और जो उत्साह उन लोगों में दिखाई दे रहा था, उसके हिसाब से बदलाव दिखता है। लेकिन जब आप रैलियों में जाते हैं, रैलियों में तो भाई सबकी रैली में भीड़ आती है। प्रियंका जी की रैली में भीड़ आ रही है, योगी जी की, मोदी जी की, अखिलेश जी की, सबकी रैली में भीड़ आ रही है। तो चलिए ये पैमाना हम किनारे कर देते हैं कि अच्छा, अखिलेश जी की रैली को लेकर के मैं आपको एक बात बता दूं, जो सवाल अमूमन सोशल मीडिया पर उठते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया चैनल है तो वो सवाल भी मैं उठा देती हूँ। जब लोग इन रैलियों की भीड़ को देखते हैं तो अमूमन लोगों का ये सवाल होता है कि लोग अखिलेश यादव को नहीं, जिस हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव पधारे हैं वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग भी लगा लेते हैं। नहीं, तो आज इसका क्या जवाब है? आपने देखा ग्राउंड पर? आज हमने देखा, आपने ये रिपोर्ट भी विशेष तौर पर की कि इसीलिए हेलीकॉप्टर किया देखने आए हो कि अखिलेश यादव को देखने आए हो। तो लोगों ने कहा नहीं, अखिलेश यादव को देखने आए हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में चार्म तो बहुत ज़्यादा है। सारे नेताओं में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अखिलेश यादव की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बात अगर करेंगे कि पूर्वांचल में छठा चरण किस तरफ जा रहा है, तो ये तय करेगा पूर्वांचल का ब्राह्मण मतदाता। एक चीज़ तो आपने क्लियर अब तक देख ली है पूरे पूर्वांचल में या फिर लखनऊ के इस तरफ के सारे जिलों में कि यादव और मुसलमान को आप हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए, वो सपा के साथ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौधरी पूर्वांचल में सपा के नहीं, साथ एक जा चीज रहे हैं। क्लियर करिए भरत जी, रुकिए। आपने कहा यादव और मुसलमान एक साथ सपा की तरफ जा रहा है। क्या यादव और मुसलमान छठे चरण तक, छठा चरण हम घूम चुके हैं, सातवां घूमना है कल से, इस छठे चरण तक यादव और मुसलमान में कोई बिखराव या कोई बटे नहीं है बीच में? कांग्रेस हो गई या बसपा हो गई? आप पूरी तरीके से नहीं कह सकती हैं क्योंकि एक आध सीट अपवाद हैं जहां पर बसपा का प्रभाव ज़्यादा है और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। उन सीटों के ऊपर हमने ये देखा है कि मुस्लिम मतदाता थोड़ा सा बटा है, लेकिन ये आप 100% में से 1 या 1.5% ही मानते हैं। एमआईएम का कितना क्या लग रहा है? नहीं, एमआईएम का तो कुछ नहीं लग रहा है। मैं पूर्वांचल की जो बात मैं कह रहा था वो कंप्लीट करना चाहूँगा कि पूर्वांचल में आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। आप क्योंकि पूर्वांचल हमने ये देख लिया है कि यादव और मुस्लिम सपा के साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किनारे करिए जी। ठीक, ठाकुर कम्युनिटी बीजेपी के साथ है, किनारे करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यादव के अलावा अदर बैकवर्ड जो कास्ट हैं उनमें अखिलेश यादव जी ने जो पूर्वांचल में सेंध लगाई है ये उनको फायदा पहुंचा रही है। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो वोट आया या कृष्णा पटेल के साथ जी जो वोट आया या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो वोट आया, एक नई अपडेट है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर काफी तोड़फोड़ हो गई, गाड़ियां तोड़ दी गई और उसके बाद संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई। काफी नाराज है संघमित्रा मौर्य। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम आए हैं समाजवादी पार्टी में और संघमित्रा मौर्य बीजेपी में ही रहेंगी। तो सबको मालूम है कि कार्यकाल पूरा होगा तब क्या होगा, नेता कहाँ रहता है, आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो कहती है कि हमारी सरकार में दंगे वंगे नहीं होते, तो देख लीजिए कैसे होते हैं दंगे। मेरे पिता पर जो है हमला कर दिया गया, लोगों की टांगे टूट गई, सर से खून निकल आया, सर फट गया। बोलिए संघमित्रा मौर्य आज। देखिए, इस बात से एक बात और हमको ध्यान आ गई कि आज जब हम लोग बलिया में घूमे
तब हमने ये देखा कि जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते थे कि समाजवादी पार्टी में ये जवानी है कुर्बान, गैंग और जय 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 अखिलेश वाले जो शोर मचाते हुए लोग निकलते थे 2012 से 17 के बीच में, उसका ठीक उल्टा बलिया में दिखाई देता है। बलिया में जब आप खड़े होते हैं या फिर हम लोगों ने आज जितना कवरेज किया उस कवरेज के दौरान ये देखा कि रैली अखिलेश यादव की थी, रैलियां और सम्मेलन बीजेपी के भी चल रहे हैं। तो ये देखा कि कार्यकर्ता अगर सपा का इस तरफ से जा रहा है और बीजेपी का उस तरफ से आ रहा है तो उस तरफ के लोग जय श्री राम के नारों से इधर वालों को चिढ़ाते हैं और इधर वाले पलट के कोई नारा नहीं लगाते हैं। ये हमने बलिया में देखा कि जो आप लखनऊ में देखते हैं कि जय 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 अखिलेश, ठीक उसका उल्टा बलिया में है। जय श्री राम का नारा यहाँ चिढ़ाने के लिए एक अस्त्र की तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ये हमें दिखाई देता है। कई बार बलिया में जब रिपोर्टिंग आप करो, ये भी एक तस्वीर आपने बहुत ठीक चीज याद दिलाई कि अगर आप रिपोर्टिंग करें बलिया में और अगर कोई है जो सत्ता से नाराजगी दिखा रहा है तो उस वक्त पर भी जय श्री राम के नारे बड़े जोर से लगाए जाते हैं कि उसका विरोध रोक दिया जाता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और खास तौर पर अगर वो विरोध करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है तो बिल्कुल ठीक बात है, उसको याद दिलाया जाता है कि याद करो श्री राम का मंदिर बना भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर से वहीं पर आना चाह रहा हूं क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाता ही तय करने वाला है कि पूर्वांचल में बाकी वोट तो खुला है कौन किधर जा रहा है, लेकिन एक ही वोटर है जो खुला नहीं है, वो है ब्राह्मण मतदाता। ब्राह्मण मतदाता किधर जा रहा है और कितना किधर जा रहा है ये डिसाइड करेगा कि पूर्वांचल किधर जा रहा है। छुपा के रखिए, अभी आ रही हूँ आपके पास। सस्पेंस से डिबेट की शुरुआत में खुलासा नहीं कर देंगे, अभी तो बहुत लंबी डिबेट चलनी है। मोहित जी, आप लगातार घूम रहे हो ग्राउंड पर, आगे आ जाओ, लाइट वाइट दिख रही है मोहित। हाँ तो बताएं क्या देखा भाई ग्राउंड में, छठा चरण किसकी लहर है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए लहर तो अब जब से बलिया आया हूँ, हाँ। करीब 3-4 दिन हो गए हमारी टीम को बाहर निकले हुए। बलिया में सबसे ज्यादा तो 1 महीने से बाहर है मोहित। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टीम छठे चरण की बात कर रहे हैं। हाँ मैं इस चरण की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि सबसे ज्यादा लोगों की समस्याएं जो हैं सांडों वाली हैं, गाय भैंस वाली, किसानों की समस्याएं हैं। लेकिन राशन वाला मुद्दा यहाँ भी लोगों को पसंद आया कि फ्री में राशन दिया जा रहा है। लेकिन फ्री में राशन देने के साथ साथ अगर जो हम अखिलेश जी की तरफ फोकस करें तो वो कह रहे हैं हम तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, किसानों को खाद फ्री दे रहे हैं, लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री दे रहे हैं। जो असल में लोगों की ज़रूरतें होती हैं वो तो अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। प्रज्ञा जी, इसमें मोहित का मैं एक चीज़ और आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 2 चीज़ें सबसे बड़ी हैं। एक तो है बिजली और दूसरा जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात समाजवादी पार्टी ने कही है, इस बात ने सारी जातियों के बंधन तोड़े हैं। पहली बात आप अगर ऑब्जर्व करेंगी तो अपर कास्ट जातियों में, ब्राह्मण जातियों में, अपर कास्ट जातियों में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा थे या रिटायर हुए हैं या फिर नौकरी में हैं। तो जो पुरानी पेंशन बहाल करने का जो मास्टर स्ट्रोक आप इसको कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कहा जाए मतलब कि कह सकते हैं आप कि ब्राह्मण मतदाता या वो बुजुर्ग ब्राह्मण, वो बुजुर्ग ब्राह्मण जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उनको ये लालच लग रहा है कि पुरानी पेंशन गुरु अगर आने लग गई तो मामला तो बहुत ही जम जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। पुरानी पेंशन बहाली है जो मुद्दा है, भरत जी का कहना कि इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। आपके अनुसार ये मास्टर स्ट्रोक अगर हुआ तो क्या, जैसे कि भरत जी कह रहे हैं कि हर जाति का जो बंधन है वो तोड़ने की एक मुहिम है, ये कोशिश है ओपीएस सिस्टम से, क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है ग्राउंड पर? नहीं, बिल्कुल भरत जी ने जो कहा है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक कहा जा नहीं सकता, कहा गया है नहीं, हो गया है। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस जनपद में 1000 से लेकर के 1100 वोट बैलेट पेपर में पड़ता था, अब की 8 से 10,000 वोट बैलेट पेपर से पड़ा है। तो ये उन कर्मचारियों की आवाज़ है और उन्होंने दिखा दिया है कि ओल्ड पेंशन योजना हमारे लिए कितनी लाभकारी है। और अभी तक दूसरे और तीसरे चरण तक ओल्ड पेंशन योजना पे लोग सवाल उठाते थे कि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो अखिलेश जी कैसे दे देंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन वो मिथक टूटा तब जब राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने उसको लागू कर दिया। अब लोगों के जेहन में बिल्कुल बैठ गया कि जब वो 2 सरकारें कर सकती हैं, हाँ, तो केंद्र सरकार की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी आ गया तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। इसलिए वो कर्मचारी बिल्कुल वोट दे रहे हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली का कितना आपको लग रहा है असर होने? पुरानी पेंशन बहाली का असर समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितना है, इसका उदाहरण देखने के लिए आज ही यदि आप भी बलिया में थी, हम भी थे, आप बांसडी की अखिलेश यादव की जनसभा को आपने गौर किया होगा। मैं चूंकि मीडिया बॉक्स में सबसे आगे बैठा था और वहाँ
बेड और टेट वालों लोगों ने बैनर लेके डी कॉलम को तोड़ने तक का प्रयास किया। अखिलेश जी को भाषण बीच में रोक के कहना पड़ा कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आप लोगों के लिए करूंगा, और उसमें निश्चित तौर पे सर्व समाज, तो आज के वर्तमान राजनीति का जो एक शब्द है सर्व समाज, जातिगत के अलावा, तो उस टेट और अनुदेशक और शिक्षा में जितने लोग थे, पुरानी पेंशन वाले और जितने लोग को नौकरी चाहिए, उसमें सर्व समाज के लोग थे। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है इस बार की विधानसभा। अच्छा, इस आपकी जो हम देख रहे हैं अखिलेश यादव की जो रैलियां नजर आ रही हैं, उसमें बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देखिए BATET के लोग बैनर लेकर खड़े रहेंगे, या 69,000 के मामले को लेकर लोग खड़े रहेंगे। तो ये बेरोजगार लोग या इन भर्तियों के लोग आखिर रैलियों में क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको चूंकि 5 साल में कोई स्थान नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा जरूर है कि हमने 5 साल में इतने लोगों को नौकरी दिया है और किसी की कोई सिफारिश नहीं सुनी है। और चूंकि दुर्भाग्य से मैं पत्रकार होने के नाते कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में साधारण आदमी की सिफारिश सुनी ही नहीं जाती है। वो दिल्ली से और दिल्ली के और बाहर विदेशों से सिफारिशें आती हैं, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो उसमें हम जैसे छोटे छोटे लोगों की भी छोटी छोटी सिफारिशें कहीं ना कहीं सुन ली जाती हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि यदि हम बेरोजगार हैं, चाहे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, सरकार बनेगी तो हमारा भला हो जाएगा। क्या क्या नाम है आपका? अभी आपने बताया तो हम भूल गए सबसे। सुरेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है, पत्रकारिता करते हैं जी। क्या लग रहा है ग्राउंड पर माहौल किसका है? बम बम कौन बोल रहा है आपकी? अभी तो सपा ही यहाँ बलिया जनपद में देख लिया जाए तो कई सीटों पर सपा भी आएगी, BSP भी आएगी और एक दो सीट पर भाजपा आएगी। तो यहाँ पर टक्कर BSP और सपा की है? नहीं, रसड़ा में है। हाँ। एक सीट पर है रसड़ा में। अच्छा, एक रसड़ा की एक सीट पर हाँ, टक्कर है। जबरदस्त है। जबरदस्त टक्कर है। हम्म। तो ये जो टक्कर, BSP की हाँ, सपा BSP की आमने सामने एकदम फाइट है वहाँ पर भी, क्योंकि 2 बार विधायक 3 बार रह चुके हैं वहाँ से उमाशंकर सिंह, और वो उनको पास जैसा कि भैया बता रहे हैं कि सर्व समाज का वोट है, लेकिन इस बार जो है गठबंधन की तरफ वो सीट चली गई और चौहान बिरादरी का भी वहाँ वोट है। जिस सीट के ऊपर आप खड़े हैं, उपेंद्र तिवारी जी हाँ राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी मंत्री रहे हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है? ये फेफना विधानसभा की बात कर रहे हैं भरत इस जी। सीट को जहाँ तक देखा जाए, ये पिछली बार लगभग 69,000 समथिंग वोट पाए थे मंत्री जी। हाँ, उपेंद्र हाँ, तिवारी। सेकंड लीड वाले 5वीं बार भरोसा किए हैं आपकी, मेरे ख्याल से 5वीं बार विधायक ना, 5वीं बार विधायक की दावेदारी पर है। इस बार तीसरी बार ये जीतने की कहते हैं कि विरोधी जितने से वोट पाएगा उतने से मैं नहीं, हम जीतूंगा। टिकट की बात बोले, भरोसा 6वीं बार, बीजेपी 5 बार ने पहले जिताया भरोसा दिखा चुकी है ना इन पर भरोसा। हाँ हाँ, तो यहाँ जहाँ तक बात की जाए वोटरों की, तो ये पिछली बार इनकी जीत सुनिश्चित हुई थी कि एक तो संग्राम सिंह यादव और दूसरे अंबिका चौधरी, दोनों का वोट बैंक जो है सेम है। हाँ। एक ही वोट बैंक से दोनों लोग लड़े, एक बसपा से लड़े, एक सपा से लड़े। तो बसपा का जो कैडर वोट है अराउंड 25,000 है, ठीक, और जो बाकी का वोट जो 50,000 पाए अंबिका चौधरी, वो सपा का ही वोट था, या उसे कह लीजिए उनके पर्सनल वोट थे। उसके बाद ये पाए 50,000। अब इस बार स्थिति बदल गई, इस बार राजभर वोट आ गए इनके साथ। अंबिका चौधरी जी दिन रात कंपेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, संग्राम के लिए। तो अंबिका चौधरी का वोट, संग्राम का वोट और अगर राजभर का वोट जोड़ दिया जाता है तो अराउंड 1 लाख पहुंच जाता है, और मंत्री जी का 20,000 कम हो जाता है। अच्छा, और निषाद वोट कैसे देख रहे हैं आप, निषाद वोटरों का? निषाद वोटरों में भी यहाँ बिहार से VIP पार्टी आ गई, और VIP पार्टी आप मानेंगे नहीं, धरातल पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मुकेश साहनी का कार्यक्रम हुआ था, हमने कवरेज किया था, उसमें अगर कोई था, पब्लिक कोई थी, तो उस प्रत्याशी के 10 लोग थे और बाकी सभी निषाद समाज के लोग थे। और निषाद समाज के लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं, जहाँ तक हमारा नज़रिया है, वो संजय निषाद को नेता न मान के मुकेश साहनी को मान रहे हैं, और मुकेश साहनी के साथ सभी के सभी जाने को तैयार हैं। तो इस स्थिति में निषाद यहाँ पर बीजेपी का खेल हर एक सीट पे बिगाड़ेंगे, विशेष करके ये फेफना में बीजेपी से अलग हो रहा है। तो पिछली बार तो निषाद बीजेपी निषाद जो है बीजेपी से गठबंधन है, संजय निषाद की पार्टी का गठबंधन है, और बीजेपी लेकिन इधर मुकेश साहनी की वजह से लग रहा है कि कट रहा है निषाद को। लग नहीं रहा है, वो रैलियां बता रही हैं, जो रैलियों में जैसे मुकेश साहनी ने अभी
हमारे बैरिया विधानसभा में रोड शो किया। वो बात समझ गए। हम लोग ये समझना चाह रहे हैं क्या निषाद पिछली बार बीजेपी में गए थे, अब की बार छिटक रहे हैं? इधर पूर्वांचल में तो छिटक रहे हैं, जहाँ जहाँ मुकेश साहनी की धमक है, जहाँ तक मुकेश साहनी के कदम पड़ चुके हैं, जहाँ मुकेश आपके मुताबिक छिटक रहे हैं, हाँ। तो मुकेश साहनी के साथ वीआईपी में जा रहे हैं, ना कि समाजवादी पार्टी या बसपा में आ रहे हैं। लेकिन वो जो वोट बीजेपी को जाना चाहिए था वो थर्ड पर्सन को चला गया, और तो लाभ किसे हुआ? बीजेपी के तो वोट कम हो गया, समाजवादी पार्टी के जहां वोट था वहां का वहां रह गया, तो उनका माइनस हुआ तो इनका प्लस हो गया, क्योंकि वोट तो वो वीआईपी को चला गया, वीआईपी जीतने वाली है नहीं, वोट कटवा हो गई। ये जो निषाद लोग मुकेश साहनी के साथ जा रहे हैं, उसका एक चीज और बता रहे थे, कुछ 129 सीटों का, अभी जब ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, कुछ 129 सीटों का कुछ गुड़ागणित बता रहे थे। मैं चाहूंगा कि क्या गुड़ागणित था वो? ये निषादों वाली बात मैं खत्म कर दूं। निषादों वालों में प्रज्ञा जी ये है कि जो आपके संजय निषाद जी भाजपा से गठबंधन किए हुए हैं, ये पिछले 6 महीने से हल्ला मचा रहे थे कि हम गिनती कराएंगे पिछड़ों की, हम इतनी सीटें लाएंगे, हम इतने लोगों को टिकट दिलाएंगे, सरकार में भागीदारी कराएंगे। लेकिन ऐन मौके पर जब गठबंधन हुआ तो इनको सीटें पहली बात कम मिली। पहले ये कहते रहे कि हम गठबंधन तोड़ेंगे, फिर नहीं तोड़े, फिर उसमें भाजपा में घुस गए, जा करके अपना तो एमएलसी बन गए, लेकिन निषाद समाज को ये एकदम पीछे छोड़ दिए और उनकी कोई चिंता नहीं किए। और इन्होंने जो अपनी पार्टी में से देखा गया था कि निषाद समाज के लोग कह रहे थे कि हाँ, और जो इन्होंने लखनऊ में रैली की थी जिसमें अमित शाह जी आए थे, उस रैली से निषाद जो लौट के जा रहे थे वो कह रहे थे कि हमें ठगा गया और हमसे झूठ बोला गया और कहा गया था आरक्षण, मेन मुद्दा था आरक्षण, निषादों को आरक्षण दिलाएंगे, इस बात पे निषाद संजय निषाद के साथ थे। उसके बाद इन्होंने आरक्षण की कोई बात ही नहीं की, अपना एमएलसी बन गए, निषादों को छोड़ दिया उनके पुरसा हाल पे। दूसरी बात, इन्होंने जो निषाद पार्टी से टिकट दिए हैं, सोचने वाली बात है, उसमें निषादों को ना दे करके उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, अन्य जाति के लोगों को दिए। इसमें हम जोड़ना चाहेंगे एक्चुअली वो किए क्या हैं कि इधर उनका कोई जनाधार है नहीं, शून्य है, कुछ निषाद वोट है, शून्य है। वो क्या है ना कि पहले जैसे बसपा पे आरोप लगते थे कि बसपा जो है इससे टिकट देती है, तो वही काम निषाद जी ने यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे जितनी सीटें उन्होंने दी है वही दी हैं। जैसे कि अभी यहाँ बांसडी विधानसभा को ले लीजिए, यहाँ केतकी सिंह भाजपा से प्रबल दावेदार थी, फिर हुआ कि किसी संजय सिंह को टिकट मिल रहा है निषाद पार्टी से, फिर ये एक्टिव हुई और अंदर की बहुत सारी बातें हुई कि जो लेन देन जो भी था, ऊपर से जो डील हुआ कि आपको जो चाहिए वो ले लो और टिकट जो है हम जिसको करें उसको दे दो, तो टिकटों का वहाँ पे बदलाव हो गया और उनका जो अपना काम था वो अपना काम कर लिए। अब जिस दिन पर्चा दाखिला हो रहा था, निषाद पार्टी का से उनको टिकट जारी हुआ था, आप लोग भी देखे होंगे, हमारे ख्याल से 6वीं लिस्ट में ये जारी हुआ था और उस समय केतकी सिंह का नाम निषाद पार्टी के लिस्ट में था। लेकिन जब वो पर्चा दाखिला करके आई तो हम ही ने प्रश्न किया था कि मैडम किस सिंबल से आपने किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा सिंबल कमल है। तो मैं 129 सीट की बात जो भरत जी कह रहे थे, तो 2017 के चुनाव में 129 सीटें ऐसी थीं जो समाजवादी पार्टी और भाजपा में 2000 से लेकर के 5000 वोट तक का अंतर था। तो इस बार ये जो अखिलेश जी ने पिछड़ों का गठबंधन किया है और उसमें पिछड़ों के साथ साथ उन्होंने जोड़ा है हरिशंकर तिवारी जी के परिवार को और उपेंद्र नाथ शुक्ला जी के परिवार को, उससे ये ब्राह्मण समाज भी आप जोड़ लीजिए, ब्राह्मण समाज हो गया, राजभर हो गया, चौहान हो गया, मौर्य हो गया, कोयरी हो गया, बिंद हो गया, मल्लाह हो गया, जाट हो गया और इधर का आपका एक ब्यास गौड़ जात होती है। इन लोगों को जो जोड़ा है तो हर सीट पे अखिलेश जी की पार्टी को 10 से 20 हज़ार का फायदा मिल रहा है। तो जो 129 सीटें ये थी जो 2000 से 5000 से हारे थे, आज लग रहा है कि वो सीटें वो अपने आप कवर कर लेंगे। और ब्राह्मण समाज जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनय तिवारी जी के हाथे में जो सबसे पहला इन्होंने छापा डलवाया, उससे नाराजगी ब्राह्मणों में हुई। उसके बाद खुशी दुबे जो जेल में है, 3 दिन की ब्याही थी, उसकी क्या गलती थी, आज भी जेल में है। अब सरकार कहती कोर्ट तय करेगी। वहाँ पे एक क्वेश्चन, ये मेरा एक सवाल है, क्या खुशी दुबे के मसले का असर चुनाव में पड़ने वाला है भरत जी? देखिए ग्राउंड पे खुशी दुबे का जिक्र करते हुए कोई ब्राह्मण वोटर, आम आदमी जिसका राजनीतिक स्वार्थ हो वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी नजर नहीं आया। देखिए खुशी दुबे का जो मैटर है वो भावनात्मक मैटर भावनात्मक ब्राह्मणों में है और पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो पड़ा उन्नाव में। जब उन्नाव में हम लोग भगवंत नगर सीट के ऊपर थे और कवर कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ के ब्राह्मण नाराज थे,
नाराज थे, और ब्राह्मणों के अलावा कुछ ठाकुर मतदाता भी थे जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उस बच्ची का क्या कसूर था जो 2-4 दिन पहले ब्याह कर आई। एक चीज़, ब्राह्मण मतदाता जितना हम ब्राह्मणों की बात आपने की, हम लोग गोरखपुर जब पहुँचे, तिवारी हाता के बाहर पहुँचे, तो गोरखपुर में तिवारी हाता के बाहर ब्राह्मण मतदाताओं में या वहाँ के ब्राह्मणों में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करेंगे। वो कैमरे के पीछे कुछ और, जब कैमरा बंद हो जा रहा था तब वो कुछ और कह रहे थे, और जब कैमरा खुल रहा था तब वो कह रहे थे कि नहीं, योगी आई हैं तो योगी जी, और योगी जी ही सब कुछ किए, योगी जी को ही लाएंगे। लेकिन कैमरा बंद करने के बाद वो बात 10 मार्च का इंतजार हो रहा हाँ, है। वो एक बात कह रहे थे कि 10 मार्च का इंतजार कीजिए। हाँ, तो 10 मार्च का इंतजार कीजिए कहने का मतलब क्या है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जब आप बलिया पे खड़े हैं, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, तो बलिया में हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण मतदाता 100% में से 20 से 25% ब्राह्मण मतदाता हिला है, बीजेपी से बिदका है। अभी हम एक पीछे एक गांव में थे, उस गांव में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या थी 300। दादा ने बताया कि हम सब पुश्तैनी बीजेपी वोटर हैं, हम पांडे बाहुल्य गांव हैं और हम सब पुश्तैनी वोटर ये हैं। बरेली का, सॉरी माफ कीजिएगा, बलिया का भगवानपुर गांव का आप जिक्र हाँ, भगवानपुर। अगर कोई अगर कोई उस पर चेक करना चाहे तो कर सकता है, हमारी रिपोर्ट को भी क्रॉस चेक कर सकता है। तो उन्होंने कहा यहाँ 300 लगभग वोटर हैं, ब्राह्मण वोटर। 300 में तकरीबन आप ये मान के चलो 70-80 जो वोट हैं वही जाएंगे सपा में। बाकी हम लोग तो जनजात बीजेपी में हैं, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन हम वही रहेंगे। तो उनसे हमने पूछा तो फिर ये क्यों टूट रहे हैं, ये क्यों कट रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सच्चाई से जवाब दिया इसका कि वो इस वजह से बेचैनी है कि उनके लड़का बच्चा एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से वो नाराज़ हैं। और कुछ उनमें से टीचर भी हैं जो धरना प्रदर्शन में भी थे, और कुछ ओबीएस की वजह से, ओपीएस की वजह से, हाँ ओपीएस की वजह से सपा के साथ, हाँ नजर आ रहे हैं। सपा के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बहक गए हैं, ये जो 70-80 लोग हैं ये बहक गए हैं, लेकिन कोई बात अगर नहीं, हम समझा लेंगे। ब्राह्मणों के गांव में अगर वोटर छिटक कर सपा की तरफ आ रहा है तो बहकने का जो सवाल है वो लाजमी है, लगेगा ही बहक गए हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भरत जी ने उठा दिया है कि जहां पर कोर वोटर है भाजपा का, जो पांडे बाहुल्य ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, बलिया का जो भगवानपुर गांव है जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ, उस गांव में भी अगर वोटर, ब्राह्मण वोटर जो शुरू से भाजपा का वोटर रहा है, वो छिटक रहा है, तो वो किन कारणों से छिटक रहा है, और अगर वो छिटक रहा है तो नुकसान किसका कर रहा है, ये आप सोचिएगा। आप कुछ कह रहे थे उस गांव के बारे में। एक्चुअली 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले वहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि हैं आशुतोष पांडे और सर्वेश्वर पांडे। वो काफ़ी अच्छा ब्राह्मण समाज में पकड़ भी रखते हैं, उधर वोट उनके साथ बहुत ज़्यादा वोट भी हैं। वो एक सम्मेलन करते हैं, हम लोग खुद उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उस सम्मेलन करते हैं, अच्छा वो लोग हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आशुतोष पांडे ऐलान करते हैं, मंच से ऐलान करते हैं बाकायदा कि इस बार इस गांव का लगभग 80% ब्राह्मण, यानी कि जितने उनके साथ है, वो प्रधान रहे हैं तो अच्छी से जाहिर सी बात है अच्छा उनके पास वोट भी होगा। सभी लोग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वजह क्या रही है कि शहर में जहाँ तक आप देखेंगे, शहरी क्षेत्र जितना है, शहरी क्षेत्र में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या रही है। यहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल रहे हैं। सड़क की भी बहुत बड़ी समस्या। आनंद स्वरूप शुक्ल रहे हैं और चारों तरफ जल जमाव रही है। भगवानपुर गांव में नाव चली है इवन, तो लोगों के अंदर गुस्सा है। वो प्रधान जी बता रहे थे कि हम लोग गए थे उनके यहाँ, विधायक जी के यहाँ कई बार गए, लाए, बुलाए, दिखाए, लेकिन उन्होंने इसका निराकरण नहीं किया। तो उनको उम्मीद जगी कि समाजवादी पार्टी कर सकती है, और नारद राय ऐसे मौके पे चौके मारने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने वादे किए और साथ आए, और इस वादे के साथ है हमने उस सभा को देखा था जब वो कसम खा रहे थे। आशुतोष पांडे पिंकू, अब ब्राह्मण जल्दी कसम नहीं खाता है, और जब कसम खाता है तो वो कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज मैं परशुराम की कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी पलट के वापस नहीं जाऊँगा जहाँ नारद राय रहेंगे। इसका मतलब कि नारद राय रहेंगे यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ। वो बोले कि जबकि मैं हमेशा से वोट करता आया हूँ, हमारे जितने लोग हैं लगभग 1200 लोग वहाँ जुटे थे, और हमें जहाँ तक उम्मीद थी कि 500 के आसपास ब्राह्मण थे उसमें। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं अभी हम जो फोकस्ड हैं भरत जी, बलिया पर फोकस है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? चर्चा चूंकि ब्राह्मणों की हो रही है, तो इसलिए मैं बलिया का हूँ, और इस नाते एक बात कह दे रहा हूँ
कि ब्राह्मण जाति को, जो जातियां हैं उसमें ब्राह्मण को सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात। और आज के दौर में जिसे भरत जी कह रहे थे कि किसी गांव में भगवानपुर में 20% ब्राह्मण मन भाजपा को देंगे, ये कह रहे थे कि उन्होंने कसम खाया, तो ब्राह्मणों के पास दिमाग भगवान ने कुछ ज़्यादा दिया है। और समय और नज़ाकत को देखते हुए, चूँकि भाजपा का शासन है, सत्ता है, और सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जाता है इसका भी अंदाज़ा लगाते हुए ब्राह्मण ये कह सकता है कि नहीं नहीं हम देंगे सब भाजपा को ही, इसलिए कि भाजपा के कुशासन का शिकार ना होना पड़े। लेकिन ब्राह्मण क्या करेगा वो उसकी अंतरात्मा ही जाने। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ब्राह्मण वोटर ही तय करेगा कि ये जो छठा चरण है, ये पूर्वांचल का जो चरण है, ये किसको जिताने वाला है, किसकी जीत होगी, ये ब्राह्मण वोटर ही तय करेगा? बिल्कुल 100%। अच्छा भरत जी बिल्कुल, चलिए इस बात पे तो आपकी मोहर लग गई। लेकिन एक जो हम अभी फोकस है, हम सिर्फ बलिया पर फोकस है, लेकिन ये जो छठा चरण है, छठे चरण की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि छठा चरण बहुत महत्वपूर्ण चरण है, ये आखिरी के पहला वाला आखिरी से। और सातवां हाँ इतनी कीले ठोकते हुए आए हैं, कौन किस पे ठुकी है ये 10 तारीख बताएगी। लेकिन छठा और सातवां, मैं बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि छठा और सातवां ये जो 2 चरण हैं, ये ताबूत की आखिरी कील है। और ताबूत किसका होगा ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन दो कीलें गोरखपुर, ठोकी जानी सुनिए, है। गोरखपुर भी हम होकर के आए हैं, संत कबीर नगर होकर के आए हैं, ये तमाम जिले घूम करके आए हैं, बस्ती घूम करके आए हैं। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं तो भाई आपसे आज सवाल लेने के लिए खड़ी हूँ। मैं आपसे ही जानूंगी कि ये जिले क्या कह रहे हैं, इन जिलों में किसका, क्योंकि इन जिलों में राशन का असर बहुत ज्यादा है भरत जी। ये राशन का असर, एक तरफ गुस्सा दिख रहा है, सांड जो उनके खेत चल रहे हैं किसानों के, अन्ना जानवर से परेशान किसानों का गुस्सा है, दूसरी तरफ खुशी है राशन की। कहाँ कौन सी चीज किस पर भारी पड़ रही है? पश्चिम में राशन का असर कोई नहीं था, राशन मतलब नो, जीरो, राशन का पश्चिम में किसानों का गुस्सा था। कोई माने नहीं राशन का। जब आप पूर्वांचल में बढ़ते हैं तो राशन, जब आप लखनऊ वाली बेल्ट में रहते हैं, ठीक, जब आप लखनऊ में रहते हैं, जब आप बाराबंकी को देखते हैं, जब आप सीतापुर को देखते हैं, हालांकि सीतापुर ने इस बार बहुत उलटफेर किया है, जब आप लखनऊ और अवध की इस बेल्ट को देखते हैं, तब आप ये पाते हैं कि उसमें सभी जातियां राशन का गुणगान करती हैं। वो भले राशन कम पड़ जाए सांड के हमले के ऊपर, या सांड जो चढ़ जाए उस पर नाराजगी, गुस्सा या खुशी में क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन जब आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तब मैंने पर्सनली ये चीज़ महसूस की। मैंने जब पूछा बैक स्टेज, आप जब शो करती हैं पीछे मैं बात करता हूँ, तो मैंने जितना अनुमान लगाया, जितने लोगों से बात की, तो राशन की तारीफ सबसे ज़्यादा, या राशन से खुश रहने वाली सबसे ज़्यादा जो जाति दिखी वो SC और ST दिखी सबसे ज़्यादा। जो राशन के नाम पर बटन दबाएगा, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ, वो राशन के नाम पर बटन दबाएगा। अगर मायावती जी का अपना पर्टिकुलर वोट है जो कहीं नहीं जाता है, वो उनके साथ जाएगा, लेकिन जिस SC ST समुदाय को राशन मिल रहा है वो बीजेपी में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका बहुत फायदा होने वाला है। इसका फायदा बीजेपी को प्रॉपर फायदा पूर्वांचल में मिलेगा, प्रॉपर फायदा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ब्राह्मण पूर्वांचल में थोड़ा बहुत कट रहा है, अगर 20% और 15% भी कट रहा है तो ये भी बड़ी चीज़ है कि कट रहा है। तो जाएगा कहाँ? अगर बसपा में जाएगा, क्या कांग्रेस में जाएगा, क्या सपा में जाएगा? और अगर सपा में जाएगा तो प्लस करेगा। जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि 129 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 और 5,000 से हारी और जीती गई। तो इसका दूसरा तोड़ बीजेपी या फिर कुछ वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक पंडित ये भी लगाते हैं कि चलिए मान लीजिए कि 129 सीटें ऐसी हैं, हालांकि इक्वेशन हमेशा बराबर नहीं बैठता है। अब की बार भी कुछ ऐसी सीटें होंगी जो 5-10 हज़ार से हारी जीती जाएंगी, तो उसका अगली बार भरपाई हो जाएगी, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस बार जो भरपाई इन्होंने बताई कि वो इन जातियों से हो सकती है, ठीक, तो ये एक बार की माना जा सकता है कि चलिए ये भरपाई इन जातियों से हो जाएगी। लेकिन जो अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं, उन वादों से जो वोट आ रहा है, ब्राह्मण को आप एक बार की छोड़ दीजिए, उन वादों से भी जो वोट आ रहा है वो वोट भी प्लस होगा, क्योंकि वो वोट किसी जाति बंधन में बंध कर नहीं आएगा, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के उसमें आएगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ भरत जी, इसमें से मैं सवाल पर हूँ, उससे पहले एक चीज गौर करने के लिए कह रही हूँ आप सभी से। इस बार क्योंकि 2017 का जो चुनाव हुआ, एक चीज रह गई, एक चीज ये रह गई, जल्दी खत्म करिएगा भरत जी।
आप जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही रहते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं भरत जी के पास कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। लेकिन बोल दीजिए, अपने चलिए, दिल को अगली हल्का डिबेट कर में, लीजिए। अगली नहीं, हल्का डिबेट कर में। लीजिए दिल को। अब ये 6वां ही चरण है, इसके बाद 7वां चरण होगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा भैया। नहीं तो आप कब बताएंगे आप? मैं एक चीज भाई साहब से पूछना चाह रहा था, सिर्फ एक चीज की किससे पूछना चाह रहे हैं बताइए। भाई साहब से पूछना चाह रहा था, निषाद वोटों की भी बात चल रही थी, तो मेरे मन में एक सवाल है कि निषाद वोटों में जैसे हम लोग बनारस पहुंचते हैं तो बनारस का निषाद वोटर बीजेपी की बात करता है, लेकिन यहाँ भाई साहब, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि वीआईपी की तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये बात कुछ थोड़ा सा समझ में अच्छा, नहीं तो निषाद वोटर क्यों बीजेपी देखिए, की मैं तरफ नहीं जा रहता बेसिकली प्रयागराज में हूँ, तो प्रयागराज और आसपास का जो निषाद है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ 70% 80% भी चला जाए तो दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ मुकेश सहनी की धमक नहीं है। ये एरिया जो है ये पूर्वांचल का एरिया, यहाँ बिहार टच होता है और यहाँ के लोग अच्छी तरह से मुकेश सहनी को जानते हैं कि मुकेश सहनी हमारे बिरादरी का है, क्योंकि बिरादरी ही चलती है। यहाँ न इक्वेशन पे यहाँ हो नहीं रहा है चुनाव, यहाँ केवल हाँ, जातियों पे नहीं, हो ठीक रहा बात है। हमने ग्राउंड पर भी सुना है, लोग कह रहे हैं इक्वेशन कोई काम नहीं आ रहा, जाति पर चुनाव हो रहा कोई है, पूर्वांचल समीकरण में नहीं, जाति पर कोई चुनाव हो समीकरण रहा नहीं, है, बस ठीक जाति बात पे हो रहा हाँ, है। इस तो बात से सहमत बनारस हूँ। के आगे जो है वहाँ तक तो ठीक है, जैसे आप बनारस से आगे बढ़ती हैं और जैसे आप चंदौली, गाजीपुर, बलिया, इधर देवरिया तक जाती हैं तो इधर धमक है और इधर के वीआईपी के साथ जा रहे हैं वोटर। अच्छा, देवरिया तो भाजपा का गढ़ रहा है, क्या लग रहा है इस बार भाजपा के गढ़ में कुछ डेंट लगेगा क्या? देवरिया में भी डेंट लग सकता है, कोई लग बड़ी सकता बात है। हाँ। अच्छा, 10 में से कितना लग सकता है, कितना प्रतिशत लग सकता है? देखिए, डेंट तो पूरे पूर्वांचल में लगना है, उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए चौहान हाँ, वोटर, बोले हाँ, दीजिए, हाँ, चौहान वोटर, जो चौहान पिछली बार जितने चौहानों से पिछली बार में मिला था लगभग सभी लोग बीजेपी के पास अच्छा, थे। आपकी चौधरी वोटर भी सपा की तरफ आ रहे हैं, जो चौधरी वोटर ने जिताया था बीजेपी को, हाँ हाँ बिल्कुल, वो वोटर भी सपा की बिल्कुल। तरफ आ अच्छा, रहे हैं। इवन पिछली बार हमने देखा था जो गोंड बिरादरी होती है, जिसके निवास प्रमाण पत्र के लिए मुद्दा उठा था, हाँ, हाँ। वो पिछली बार लगभग 80% बीजेपी के साथ थी और इस बार हमें लग रहा है कि 1% भी नहीं होगी। 1% भी नहीं हो रही है गोंड बिरादरी। एक भी वोट नहीं क्यों मिलने कह रहे हैं वाला। आप ऐसा कि गोंड बिरादरी हाँ। नहीं रहेगी? गोंड बिरादरी भाजपा को पूर्ण बहुमत में लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है उस जी बिरादरी जी का। रहा है। उसके पीछे ये है कि उनको जो जाति का प्रमाण पत्र मिलता है, उनको इन्होंने मना कर दिया कि ये तो यूपी में रहते ही नहीं है, अगर कुछ हैं तो मिर्जापुर में। आपने सुना होगा, ये मुद्दा उठा था कि मिर्जापुर में ही एक गांव है जहाँ पे कुछ गोंड है और जो यहाँ वहाँ छटके हैं, हाँ, तो उसी को लेकर के ये मुद्दा उठा और इस पर गोंड बिरादरी पूरी की पूरी खुल करके सपा का साथ दे रही है। अच्छा भरत जी, 2012, 2017 और अब 2022, आप अगर देखेंगे कि जो 2017 का चुनाव था उसमें बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी लहर थी, राष्ट्रवादी लहर चारों तरफ थी, बम बम बोल रहा था पूरा उत्तर प्रदेश। तो वो 17 का चुनाव उस तरीके से बीता, बिल्कुल मोदी लहर था, मोदी मैजिक था। इस बार के चुनाव में हमें किसी भी जिले में किसी भी विधानसभा सीट पे वो मैजिक, वो चमत्कार, वो लहर नहीं नजर आई जो लहर थी 2014 से शुरू 17 तक चली। ये लहर कम हो गई है। ये लहर क्यों कम हो गई भरत जी? देखिए, लहर पैदा करने की कुछ, जैसे हमने शुरू में बताया कि वो जो जय श्री राम हाँ। का जो नारा है, तो वो तो अभी भी रहा है। नहीं ये हो रहा, ये उस लहर से चला था, जो कि अब क्या यहाँ ये आ गया लहर है। इसलिए कम हो गई क्योंकि राम मंदिर का फैसला हो गया है? क्या ये लहर इसीलिए कम हो गई है? देखिए, राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर का मुद्दा प्रज्ञा जी एक ऐसा है जो बीजेपी ना तो बहुत पहले से ना उगल पा रही थी, ना निगल पा रही थी, और अब भी मंच से ये नहीं कह पा रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया है। ठीक, अब जब वो कहते हैं राम मंदिर हमने बनवा दिया, तो दूसरी तरफ से आदमी कहता है अच्छा तो जज साहब तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या जो राम मंदिर बनवा दिया? तो जज साहब ने कहा था कि बनवाओ। ठीक, तो इतने खुले मन से, इसी वजह से बीजेपी ये बात नहीं कह रही कि राम मंदिर हमने बनवा दिया है। राम मंदिर का मुद्दा जब आप अयोध्या में चुनाव था, आपने उसी समय बहुत जोर शोर से सुना कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। उसके बाद ना तो आपने पश्चिम में सुना, ना तो आप पूर्वांचल में अब सुन रहे हैं। पश्चिम में आपने लुंगी, टोपी, जालीदार और काशी, मथुरा, बनारस यही सब सुना। उसके बाद फिर दंगेश और मंगेश ये वाली कहानी चालू हुई, फिर साइकिल पर बम बांधने वाली कहानी शुरू हुई, फिर और न जाने क्या क्या मामले शुरू होते रहे, लेकिन चल नहीं पाया। जो भी मुद्दा चलता है वो मुद्दा फुस हो जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा था कि मैं जिंदा वापस आ गया, अपने मुख्यमंत्री से कह देना, चलना चाहिए था। लोगों को जो है सांत्वना की लहर दौड़नी चाहिए थी और रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए था कि क्या देश में ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो देश तो अब आप ही का है, प्रधानमंत्री तो आप ही हैं, सुरक्षा बल भी आप ही के हैं, एसटीएफ फेस्टीएफ फलाना ढिमकाना जितना है, तीन तामड़ा सब कुछ तो आप ही का है।
तो जब आप ही सुरक्षित नहीं है तो आदमी ने अपने से जोड़ा, तो हम कितने सुरक्षित हैं भाई, हैं? तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे कह के दिल्ली पहुंचे, उसके बाद उन्होंने कहा जांच कराएंगे, NIA से लेके सारी जांच हो गई, आज तक एक कांस्टेबल सस्पेंड नहीं हुआ। तो ये भी लोगों को लग रहा है कि ये सब प्री प्लान था और लोगों का जो है सिंपैथी पाने के लिए एक तरीका था, झूठा हुआ अच्छा, था। एक चीज ये भी है कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भरत जी, चुनाव के समय पर। हालांकि सारी पार्टियां, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री सब चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा सब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए अपना काम धाम छोड़कर चले आए, रैलियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ रैलियां चल रही हैं। लेकिन अपने देश में यूक्रेन में जिस तरह से जो आतताई जो वॉर छिड़ी हुई है, उसमें आज एक छात्र की मृत्यु हो गई है यूक्रेन, जिसका डर था हम सभी को, जिसका पूरे भारतवासियों को डर था। इसका भी असर क्या इस चुनाव में दिखेगा? आप जितना भारतीय जनता पार्टी जहां ऊपर से लेकर नीचे तक जो सब लगे हुए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब, क्या इसका देखिए असर भी प्रज्ञा जी, दिखेगा? एक जो- नाराजगी होगी? एक जो बरगलाने वाली चीज थी हाँ, कि वहाँ डंका बज रहा है, वहाँ फलाना हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। हेमा मालिनी ने शायद हेमा मालिनी ने इसी बलिया में जहाँ हम खड़े हैं, इसी बलिया में हाँ, जहाँ- हेमा मालिनी आ ने रही हूँ आपके आपने पास। अच्छा आपने सवाल कवर किया वो? हाँ, हेमा हाँ, मालिनी कवर जी को किया, कवर कवर किया? किया। आ रही हूँ। आपने अच्छा सवाल किया। हेमा मालिनी ने इसी बलिया में कहा कि सब देश चाह रहे हैं कि मोदी जी अब आ जाएं, हैं, और मोदी जी आ जाएं और मोदी जी कहें कि अब युद्ध रोको, और मोदी जी के बस आने का इंतजार है, मोदी जी कह देंगे तो युद्ध रुक जाएगा। तो जब इतना बड़ा लोग मर रहे हैं, बम गोले हथियार चल रहे हैं, जहाज लड़ रहे हैं, जहाज गिर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अपने 20,000 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, तो मोदी जी आकर कहते क्यों नहीं कि ए, रोको, रोको युद्ध, रोको इसको, ठीक, हम अपने छात्र निकाल ले जाएं, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये बरगलाने की जो राजनीति है ये हद पार कर गई है। किसी ने हेमा मालिनी को क्या सीरियस लिया? किसी ने सीरियस नहीं लिया। हर आदमी ये जानता है कि विदेश नीतियाँ कैसी हैं, और नरेंद्र मोदी क्या यूक्रेन और रूस का वॉर रोक सकते हैं जब नाटो सेनाएं नहीं रोक पा रही हैं, जब अमेरिका नहीं रोक पा रहा है, जब और उनके दूसरे देश नहीं रोक पा रहे हैं, जब यूरोपियन पूरा संघ नहीं रोक पा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी कह देंगे कि आओ रोको, चलो रोको, युद्ध ना हो गया, टेम्पो हो गया कि रोको, हमको बैठ के चलना है। तो ऐसा आपके पास आ रही हूँ, इसका मुझे तो आपसे इस व्यू भाषण लेना है। इस भाषण माहौल से क्या था जब हेमा मालिनी जब ये बोल रही थी? इस भाषण से उस जनता को बरगलाया जा सकता है जिसको कुछ मालूम नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं अच्छा, है। सुनिए भरत जी, लेकिन समय कम है, 2014 मेरा से सवाल लेकर- बहुत ज्यादा है भरत जी। 2014 से लेकर अब तक नदी में बहुत पानी बह चुका है। 2014 में जिसके पास नोकिया 1200 था, हाँ। उसके हाथ में अब चाइना का लावा मोबाइल है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो सब समझ रहा है। अच्छा भरत जी, एक चीज ये भी है कि जो 2017 में जो राष्ट्रवादी लहर थी, हिंदुत्ववादी लहर थी, क्या ये 2022 में ये मसला क्या राष्ट्रवादी लहर में तब्दील नहीं हो सकता था? हो सकता था। राष्ट्रवादी 56 इंच की छाती दिखाने का बहुत बड़ा मौका था प्रधानमंत्री के पास। लहर का क्या घुमा नहीं करेंगे? पाए। लहर डूब गई ना, लहर में जनता डूब गई ना, और लहर तो उठा के पटकती है, तो लहर ने उठाया और उठाकर पटक दिया। जब पटक दिया तो अब जनता जो है सोहरा रही, जिसको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कहते हैं सोहराना। तो अब जनता सोहरा रही, तो सोहराते हुए कह रही कि नौकरी कहाँ है, तो सोहराते हुए कह रही है कि सड़वा क्यों नहीं, चल जब रहा है। पटक गए तो आंखें खुल गए। हाँ, तो कहते हैं आंखें एक तो शॉक खुली हैं। लगने से आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुली तमाम हैं। तो मुझे नजर आ इस रही। बात का उदाहरण तो आप ऐसे ही ले सकते हैं कि आप नॉर्मल लोग जो भी यूट्यूब पर हम लोगों को देख रहे हैं, वो रैलियों की तुलना कर लें नरेंद्र मोदी जी की, तो पूरा विश्व पूरा सब कुछ सब लोग अरे उनको आप पसंद रैली करते छोड़िए, हैं। डिसलाइक तो उनके बटन भी व्यू- चला गया आपको हाँ, यूट्यूब तो पर। हाँ, तो ये छोटी छोटी सी तुलनाएं ही अगर कर लें कि भाषणों का या लहरों का कितना असर है, कितनी चीज़ें हैं। हाँ, ये मानने वाली बात है कि मोदी जी बनारस में खड़े होकर अगर भावनात्मक लहर में ये कहेंगे कि मैं गंगा पुत्र और गंगा का बेटा गुजरात से चलकर यहाँ आया और आप मुझे नहीं जिताएंगे, आपको जिताना पड़ेगा, तो बनारस इस लहर में बहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस ये बात मानेगा। लेकिन बनारस से आगे जहाँ आदमी कुछ और भी मांग रहा है, जहाँ जिस जनता को नहीं, जिलाने बनारस के की लिए तस्वीर तो बदली है भरत जी। बनारस की तस्वीर बदली है, तो आप मंदिर के क्या आसपास चाहती ही हैं? बदली है, लेकिन बदली है। आप क्या चाहती हैं प्रज्ञा जी? 8 साल सत्ता में रहने के बावजूद, 8 साल सत्ता में रहने के बाद, यहाँ तो आप अपने पार्षद से 5 साल में पूछने लगती हैं कि ये डामर डलवाया था पिछली बार, उखड़ गया काहे? तो नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और 8 साल में कुछ बदले ना,
तो ये कहाँ की बात हुई? ये कोई कहने वाली बात थोड़ी अच्छा है कि एक हाँ चीज, बदली है। छठे तो चरण में बदलना पड़ेगा गोरखपुर ना भी है, आपको। गोरखपुर जब भी डंका है, आपका अखिलेश विश्व में- यादव जी का भाई वोट हो प्रज्ञा चुका जी, है। प्रज्ञा जी, करहल आपने गोरखपुर क्यूटो और बनाने की बात काशी। की थी, हाँ। आपने क्यूटो बनाने की हाँ। बात की थी, आपने जो सवाल किया बदली है, बदलने की बात नहीं की थी। क्योटो बनाने की आपने बात क्यूटो बनाने की बात की थी, बना है क्या? बदलने की बात तो नहीं की थी आपने। अरे बनारस बदला है, बनारस क्या अकेले मोदी जी की वजह से बदला है? अकेले मोदी जी की वजह से तो नहीं बदला है। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। भरत जी पार्षद रुकिए, होगा, बचा के रखिए। विधायक होगा। काशी, क्यूटो और गोरखपुर आ रही हूँ, सवाल समझ लीजिएगा, आपके पास आऊंगी। आप जब हेमा मालिनी जी ये बात कह रही थी कि यूक्रेन में और सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके बस रोक दें लड़ाई, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब तो विश्व भी मोदी जी की तरफ निगाहें उठा के देख रहा है, पूरा विश्व इनसे गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मोदी जी आइए और आप ही की बात रूस मानेगा और आप इस युद्ध को रुकवाइए। तो तालियां तो बजी। इसी बलिया की धरती पर। तो फिर आप लोग जाने क्यों नहीं दे रहे पूर्वांचल से? कहिए कि पूर्वांचल से ये छठा और सातवां चरण निपटने से पहले रोक आइए, फिर आ जाइए। तालियां तो बजी, तालियां खूब बजी, लोगों के अंदर गड़गड़ाहट, खूब खुशी हुई, लेकिन वो तालियां, वो मुद्दा वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। जब हेमा मालिनी ये बात कह रही थी तो चारों तरफ का माहौल ये था कि तालियां बजा दो, उसके बाद उनके जाने के बाद उन्हीं के बयान को पलटवार लोगों ने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि चल धनुत भाग, तेरी इज्जत का सवाल है। उसके बाद विपक्षी कहने लगे कि मैडम जो अगल बगल बैठे थे क्या उन्हीं से आपको इज्जत का खतरा है? क्योंकि ये बलिया है और यहाँ से किसी को भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमेशा बेटियों का सम्मान होता है, तो यहाँ तो इज्जत का खतरा का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपकी बहुत माहौल जो है बहुत कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक, नेक टू नेक जिसे देखिए जी, एक हमने चौथे और पांचवें चरण में एक नई चीज देखी इस बार। बताइए। इस बार नया एक्सपेरिमेंट ये देखा कि जो जब चुनाव हो रहे थे, वोट पड़ रहा था जिस दिन, मैं बूथों पर गया, ग्रामीण क्षेत्रीय बूथों पर गया और ऐसी बस्तियों में गया जहाँ पर एससी और एसटी के लोग थे। तो वहाँ पर सपा का झंडा लगा के बैठे थे लोग, भाजपा का बूथ लगा के बैठे थे। तो भाजपा के बूथ पे जब गया तो वहाँ अधिकतर अपर कास्ट के लोग मिले। लेकिन जब सपा के बूथ पे मैं गया तो मैंने पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है और किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो उन्होंने बताया हम एससी और एसटी हैं। वहाँ कोई यादव नहीं था, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था और भारी भीड़ थी उनके से। तो हमने कहा हमने कहा ये बहन, हमने कहा विशेष करके एससी, हमने कहा बहन जी को आप लोग छोड़ के सपा में कैसे आ गए? उन्होंने कहा देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, हमको पढ़ाई लिखाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, आरक्षण से हर जगह से हटाया जा रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम लोग जाति बंधन में नहीं बंधेंगे और हमें भाजपा को हटाने के लिए जो संविधान को ख़त्म कर रही है उनका मेन मकसद था शिक्षा और आरक्षण से, कि उनके बच्चे जब आरक्षण नहीं रहेगा कैसे पढ़ेंगे। और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि MBBS की सीट के लिए वो 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे। उनका सीधा यही कहना था कि शिक्षा और नौकरी और चिकित्सा के लिए हम अखिलेश यादव जी के साथ आए हैं, हम इसमें जातीय बंधन में नहीं बैठ रहे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला। दूसरी बात आपने कहा चौधरी वोट, बात कर रहे हैं, अब जो हमें देख रहे हैं वो यही कहेंगे तो सिर्फ सपा की तारीफ नहीं तारीफ नहीं कर रहे हैं। वो मैं SC ST वर्ग की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग थे। और वहीं पर बसपा का आ रहा हूँ, बसपा के जो लगे थे वहाँ पे बूथ, मैं वहाँ पे गया पोलिंग स्टेशन पे, तो उनसे बात की तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि भैया बहन जी हमारे लिए सब कुछ करती हैं इसलिए हम बहन जी के साथ हैं। मतलब अब की बदलाव दिखा, बिखराव दिखा, लोगों ने शिक्षा को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ आपने कहा चौधरी वोट, इधर चौधरी वोट जो अम्बेडकर नगर टांडा से लेकर के पूरा इस बेल्ट में है, वो बैकवर्ड में कहा जाता काफ़ी पढ़ी लिखी जाते। उसने 2017 में माननीय मोदी जी के उस वादे को कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और सबकी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे, उस मुद्दे पे वो पूरी जात एक तरफा, उसको कुर्मी कहते हैं, कुर्मी और पटेल जात होती है, वो आपके बुंदेलखंड में भी है और इधर भी है, तो भाजपा के साथ थे। लेकिन इस बार 70 से 80% कुर्मी बिरादरी के लोग दूसरी पार्टी यानी उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी सपा में आ गए। ऐसा नहीं है। देखिए जिसको मैं मान सकता हूँ क्योंकि इसकी पुष्टि हम लोगों ने बस्ती में की थी। चौधरियों के बीच में मैं आ रही हूँ। जैसे अभी आप जहाँ खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पटेल होगा वहाँ नहीं होगा, में भी जहाँ अनुप्रिया पटेल जी का प्रत्याशी होगा वहाँ चौधरी वोट या कुर्मी वोट, तो कृष्णा पटेल भी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ, कृष्णा पटेल तो जहाँ वो होंगी उनके साथ जाएगा। जैसे बस्ती की बात की ना, बस्ती में मुझे याद
याद नहीं आ रहा अभी कौन है प्रत्याशी विपक्ष की तरफ से, लेकिन बस्ती का जो चौधरी वोटर था वो इतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रति उनके फेवर में बोल रहा था, तो एक बार ये लग रहा था कि चौधरी यादव कास्ट में यहाँ गिनी जाती है क्या। तो मैंने वहीं पर एक चाय की दुकान पर कंफर्म किया कि आपके यहाँ चौधरी जो जाति है ये किस कास्ट में, जैसे राम गोविंद चौधरी हो गए जहाँ आप खड़ी हैं, तो राम गोविंद चौधरी यादव हो गए। तो चौधरी लिखते हैं वो कुर्मी, क्या कह रहे हैं, क्या कुर्मी लोग जो है, कुर्मी पटेल लोग अंबेडकर नगर की तरफ वो चौधरी लिखते हैं। जैसे आपके राम मूर्ति हो गए और आपके राम प्रसाद चौधरी हो गए, लालजी वर्मा हो गए, तो वहाँ पे आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते वर्मा चौधरी जो चौधरी वाली बात है ना, तो यहाँ अगर आप बलिया से आगे बढ़ेंगी बनारस और इलाहाबाद जाते हुए, तो इधर धोबी भी चौधरी लिखते हैं, कुछ बिंद लिखते हैं, तो उसमें नहीं है। लेकिन पटेल के लिए एक चीज है कि 70% पटेल अनुप्रिया जी के साथ है। जैसे ये कह रहे हैं उसी कला, हाँ, कुर्मी जिसको कहते हैं, उसी कला बीजेपी को एक अच्छा वोटों का चंक बीजेपी को अनुप्रिया पटेल के रूप में मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जैसे ओम प्रकाश राजभर छिटक गए हैं, अगर अच्छा इधर अनुप्रिया पटेल है, उधर कृष्णा पटेल है। हाँ, अगर तो कृष्णा पटेल है ना, तो कृष्णा पटेल पे 30 मान लीजिए, 70 उन पे 70 अनुप्रिया हाँ, पटेल, मतलब क्योंकि अपर हैंड पर अनुप्रिया हम पटेल। पटेलों के बीच बहुत ज्यादा रहे हैं, देख रहे हैं। पटेल जो है अभी भी अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मान रहा है, उनकी माता को नहीं मान रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल में ये वोटर सबसे ज्यादा हैं जो अखिलेश यादव जी ने जब इन सब के ये 5वें चरण की मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे पटेल अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मानता है, उनकी माता को नहीं मानता है। अच्छा, तो आपने एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि बीजेपी की बुराई ही कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि ये सब जो है ये सपा के पक्ष में बोल रहे हैं। अरे बोलते हैं भाई कि आप सिर्फ सपा की बुराई, सपा की तारीफ करने के लिए लोगों को बुलाते, भाजपा की सब बुराई करते हैं आपके यहाँ के पत्रकार। नहीं, देखिए बीजेपी ने ऐसे कोई बहुत गंदे काम नहीं किए हैं जिसकी वजह से जनता में मारा आक्रोश हो कि नहीं तुमको निकाल के उठा के फेंक देंगे, निकाल देंगे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार कहा गया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, देश में बीजेपी, तो लोगों को उम्मीदें हैं, और जिससे उम्मीदें होती हैं आदमी शिकायत उसी से करता है कि तुमने कहा था भैया लेकिन तुमने किया नहीं, और किया नहीं तो उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर प्रज्ञा जी को किसी से उम्मीद होगी तो वो प्रज्ञा जी को ही पलट के शिकायत करेगा, वो भरत यादव को आके शिकायत नहीं करेगा कि भरत भैया हमने आपसे जो है वो 5 रुपए मांगे थे और प्रज्ञा जी से मांगे थे 5 रुपए और आपने दिए नहीं, तो हम तो कहेंगे हम तो उनसे मांगे थे, हमसे मांगे थे, हैं। तो जब बीजेपी ने बोला बीजेपी पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, तो सवाल उन्हीं से होगा। तो ये क्वेश्चन तो जायज नहीं है कि बीजेपी और आप भी पत्रकार आकेगा कैसे? पत्रकार इन्हीं चीजों से तो आकेगा ना कि सरकार के वादे पूरे हुए जी कि नहीं हुए, तो जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हाँ, तो अभी हम बुराई मायावती जी की, या अभी हम बुराई कांग्रेस की, या हम अभी जो आकलन कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का थोड़े करेंगे कि अखिलेश जी ये बताइए कि गंगा में लाशें क्यों बह गई अखिलेश जी। तो अखिलेश जी कहेंगे कि हम भी यही पूछना चाह रहे हैं। यही तो भरत यादव हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि गंगा में लाशें कैसे बह गई, तो किससे पूछेंगे ये सवाल, किससे पूछेंगे ये सवाल? तो उसी से पूछा जाएगा जो कैपेबल होगा, जिसकी सरकार होगी, जिसको हमने जनता ने हमने पावर दी है, शक्ति दी है हमारे काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो सवाल किससे होंगे? सवाल सरकार से होंगे, सत्ता से होंगे। भरत जी समय का ध्यान रखिएगा, और मुझे तो समय बिल्कुल मेरे ज़हन से बाहर हो जाता है, समय सीमा से पार हमेशा हमारी डिबेट चली जाती है। आपके हिसाब से इस बार क्या बदलाव हो रहा है? आपने कहा था बदलाव हो रहा है, मैं आपकी बात पे अडिग थी, मैंने सोचा था आके पूछूंगी क्यों बदलाव कर रहे हैं और क्या बदलाव हो रहा है। बदलाव यही है कि अब की जो ये माहौल देखने में आया है, जैसे हम लोग तो देखे ही हैं, हम लोग चारों ओर अपना वो करते ही हैं, लेकिन हाँ जिससे हम लोग बात करते हैं तो सीधे एक तरफ हो जाता है, मैं नाम नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, वही चीज़ें हैं। अब की जो भी ये समझ में नहीं आई बात, थोड़ा समझाइए, क्लियर कीजिए। क्लियर है कि जैसे ये जो पार्टी है, जैसे गोड़वाना वाली पार्टी है, हाँ, वो अपना मुद्दा लेकर खड़ी हो गई। जो यहाँ पे अन्य छोटी छोटी जो होती है उसका भी कोई भी मान्य यहाँ से नहीं होता है, और जो भी बात करता है एक ही नाम ले लेता है कि हम भी उसी पार्टी से हैं, हम नहीं करेंगे। टक्कर में कौन है बताओ? टक्कर में कौन है? टक्कर में तो ऐसे तो दोनों दिखाई दे रहे हैं। कौन? कांग्रेस और बसपा? नहीं सपा और ये
ये क्या बीजेपी बीजेपी सपा बीजेपी है। लास्ट कमेंट फटाफट, 1 मिनट रह गया है, फटाफट कमेंट लूंगी। फाइट में क्या लग रहा है, सपा बीजेपी या कांग्रेस या बसपा या कौन है फाइट एक बार बलिया की सीटों का हाँ ठीक है। नहीं देखिए ऐसा है, ये पांचवा चरण छठा चरण जो वोटिंग होने वाली है 2 दिन बाद, उसमें ये भाजपा और सपा की ही लड़ाई है। और पिछली बार यहाँ भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से ज़्यादा सीटें थी उसकी, लेकिन इस बार लग रहा है कि सपा और भाजपा लमसम बराबर जाएंगे या भाजपा कम आएगी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बलिया में 5 सीटें बीजेपी की थी, अब की 5 सपा की जा रही हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि सीधे सवाल पूछो, 2012 दोहरा रहा है कि 2017 दोहरा रहा है 22 में? उसमें अगर आएंगे तो जनता का जो हम लोगों ने अभी तक देखा है पूरे चरणों में अभी तक की वोटिंग में, तो लग रहा है कि सत्ता की जमीन खिसक रही है। अच्छा चलिए बताइए, आप बलिया के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ जी बताइए जल्दी एक्चुअली बात ये करना चाहते थे कि बलिया में जैसे 7 सीटें हैं, हाँ जी, एक 5 भाजपा के पास है। 5 भाजपा के पास है, एक सपा के पास है, एक बीएसपी के पास है। अभी जो वर्तमान में बीएसपी के पास है, लगभग बीएसपी के पास रहेगी। कौन सी वाली? रसड़ा जहाँ से रहने वाली है उसके पास, जहाँ विधान परिषद के उनके ठीक बात, सदस्य हैं। ठीक बात है। हाँ। अब सवाल दूसरी सीटों का आ जाता है। बीजेपी की गढ़ थी बैरिया विधानसभा बैरिया सीट, विधानसभा सीट। लेकिन उन्हीं के, आप लोगों ने नाम सुना होगा सुरेंद्र सिंह का, बड़बोले विधायक, कुछ भी बोल देते हैं, तो उन्हीं वो बागी हो गए और उन्होंने सीधे अमित शाह से लेकर योगी जी को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने गरियाया न हो। बहुत हाँ। हॉट सीट भी है ये हॉट सुरेंद्र सीट, सिंह की, हॉट सीट। ये बैरिया अच्छा, विधानसभा अगर बीजेपी वहां से हारती है तो उसकी वजह वही होंगे सुरेंद्र सिंह माननीय हाँ, विधायक जी। माननीय विधायक हाँ। जी। विधायक जी तो खैर खुलेआम कहते हैं कि ये 4 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। 4 नंबर के जी, लिए। एक पहले पे कौन? क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ हमने देखा है, बैरिया को मैंने कवर किया है, ज़मीन पे मैं गया भी हूँ, और वहाँ पे मैंने देखा है कि बैरिया के जो राजपूत हैं, तो एक पहले वहाँ मैनेजर सिंह हुआ करते थे, ऐसे ही वो निर्दल लड़के जीते थे। तो लेकिन अच्छा। इनमें उनमें अंतर है, वो सामाजिक तौर पे सभी जातियों को लेके चलते थे, और ये क्या किए थे कि 5 साल गरियाने का काम किए थे। ठाकुर छोड़ के बाकी सबको गरियाने का काम किए थे। इनका और सांसद जी का 36 का आंकड़ा है। अच्छा हाँ, वीरेंद्र सिंह मस्त को इन्होंने जितवाया, इनके लिए जी जन लगाया, और बाद में इनका 36 का आंकड़ा हो गया। तो इस समय स्थिति यही है कि वहाँ की सीट अगर बीजेपी लूज करती है, जहाँ तक सपा उस सीट को ले जा सकती है या फिर ये जीत भी सकते हैं अगर कुछ भाजपा का कैडर वोट टूट गया। हाँ 7 में से कितने? हाँ ये मेरा भी सवाल है। 7 में से 1 सीट वो निर्दल भी जा सकती है, नहीं तो सपा वो सीट ले जाए। नहीं तो 7 में से कितनी, एक ओपिनियन पोल हो जाए। हाँ 7 में से कितनी, तो 4 तो मान के चलिए कि सपा ले जा, बलिया की 7 में से 4। 4 ले जा रही है। चलिए 17 में 5 थी, याद रखिएगा, अभी भी इन्होंने एक कम आंका है। आप बताइए क्या लग रहा है, आखिरी कमेंट आपका लेंगे। नहीं बीजेपी पूरा- 4 ले जा रही है। नहीं सपा को बोला इन्होंने 4, 17 में 5 पहले 1 थी, पहले सपा के पास 1 थी, बसपा के पास 1 थी, 5 भाजपा के पास 17 में सपा 1 थी, अब की बार 4 आंक रहे हैं। आपकी बार 4 यहाँ आंक से अगर जो भी 4+ सीट ले जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अच्छा हमेशा हुआ है। ये बागी बलिया की धरती। 12 में भी हुआ है, 12 में भी हुआ, 7 में भी हुआ, और जो है अब 22 है। तो इन्होंने तो कह दिया कि 4 सपा के पास है, तो इनके अनुसार तो मुझे लग रहा है कि परिवर्तन साफ दिख रहा है। उसकी वजह बीजेपी ही है, बीजेपी जिता रही है सपा को। ठीक बात है, आप उन्होंने बताइए। राजभर को हटा दिया और बीजेपी को उसने यहाँ पे हटाया कहाँ, खुद छोड़कर गए नाराज होकर। झटका, यहाँ झटका लगा दिया। हाँ, वो चलिए। वो कहते हैं ना, वो भोजपुरी में कहते हैं कि इन्हन के वोट दे हो, एक गो सीट ना जीते थे। कहता है ना कि पूर्वांचल में एक गो इन्हन की सीट ना जीते थे। तो वास्तव में यहाँ पे कैंपेनिंग किए हैं ओम प्रकाश राजभर, और हमने देखा है धरातल पे राजभर वोट ओम प्रकाश के इशारे पे आज के टाइम में तो चल ही रहा है। उनकी जहुराबाद के साथ क्या होगा? जहुराबाद राजभर वोटों की बहुत संख्या है, वहाँ पे यादव वोटर भी हैं, लेकिन बीएसपी ने वहाँ पे एक गेम खेला है कि सपा के उम्मीदवार जो पहले उम्मीदवार थी उनको दिया है। तो अगर मुस्लिम वोटर खिसकता है तो वहाँ सीट फंस सकती है, लेकिन वहाँ फंसनी सीट नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपके बलिया में अखिलेश यादव पहले भी रैली करते हैं। हम तो पहली बार, मैं पर्सनली पहली बार बलिया आया हूँ, अच्छा, रैली की और बात हम बता पहले भी रैली करते थे। तो भीड़ का हम लोग तो टीवी में रैली इससे पहले देखते थे, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, हमने नहीं देखी रैली। तो बलिया की रैली। हाँ बलिया की रैली, तो जो भीड़ है आप लोग तो कवर किए हैं, इसी तरीके की भीड़ तो पहले भी आती थी। उसको बता दे रहे हैं। कल मोदी जी आए थे, रैली हमने कवर की थी, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगी, जैसे पहले चुनाव की घोषणा से पहले जैसे बाहर से लोग बुलाए जाते थे कि अध्यापकों को बुला लो, कर्मचारियों को बुला लो, इनको बुला लो, लाभार्थियों को हाँ, बुला लो। लाभार्थियों को बुला लो।
आपने देखा होगा प्रयागराज में भी लाभार्थियों को बुलाया गया था, वहाँ पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। यहाँ भी बनारस से, मिर्ज़ापुर से, उधर के और दूर दराज के कई जिलों से लोग आए हुए थे। बुलाते तो सभी हैं, बसों में भर भर के लोग आए थे। यहाँ बुलाने का क्या औचित्य था? क्या देश तो सभी हैं भाई साहब, बुलाते तो सभी हैं। आज अभी अभी ये बात तो ठीक है, बुलाते तो सभी है, पार्टी चाहे किसी की भी हो, अगर चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो अलग बात है। कोई बसें पास में खड़ी करता है, कोई बसें दूर ही खड़े करता है। आज आपने कवर किया एक रैली, हम लोग भी कवर किए। आप देखिए, पहले लोग अखिलेश को देखने जाते थे, सुनने जाते थे, लेकिन आज जो रैली हमने देखी, हमें लगा कि लोग दीवाना होके गए हैं। दीवानगी लोगों में फैन फॉलोइंग दीवानगी दिखती है। अगर फैन फॉलोइंग हमें जहाँ तक लग रहा है कि फैन फॉलोइंग अगर मोदी जी की है 20 है तो अखिलेश 19 है। चार्म है, इस समय युवाओं में चार्म है। नहीं, ये बात तो ठीक है, फैन फॉलोइंग जरूर नजर आती है, लेकिन देखने आए और वापस फैन फॉलोइंग वोटर में तब्दील हो जाए भरत जी, फैन फॉलोइंग वोटर में तब्दील हो जाए और वोट डाल के चलाए, ईवीएम में वो फैन फॉलोइंग नजर आए तो पता चलता है। 2017 में इतनी भीड़ देखी है टीवियों के ऊपर कि लोग वो जो टेंट कनात के वो होते हैं लोहे के इंगल, उनमें चढ़े हुए बैठे थे। हाँ, वो जो एक ऐड आता था, वो एक चिंगम का जो दांत से बत्ती जलाता था। भरत जी रुक जाइए, कुछ उस टाइप के लोग लगते थे, ऐसे पकड़े हुए ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। लास्ट कमेंट लेना भरत जी, टाइम हो गया, जल्दी बोलिए। हमारा लास्ट है, सबका लास्ट ले रहे हैं सवाल आप लास्ट दे दीजिए, फिर बाकी का लास्ट नहीं, आपका लास्ट ले लेंगे। आप लास्ट में आपको लेंगे, आप मैं आखिरी कमेंट आपका ले लेती हूं। देखिए, बलिया के वर्तमान की लास्ट कमेंट आपने कहा था, मैं बलिया की सदर, बलिया की फेफना और पूरा बलिया ही बता दीजिए। पूरे बलिया के बाद में एक सीटों की संख्या न बताते हुए मैं यही कह देना चाहता हूँ कि जैसे पहले भाजपा गेम खेला करती थी, समाजवादी पार्टी के लोग भी अब अपनायत छोड़ के, जैसे समाजवादी पार्टी के जितने आज कार्यकर्ता दिखे, सबके मुंह से जय सुहेलदेव का नारा दिख रहा था। पहले वो लोग अखिलेश और मुलायम को ही बोलते थे, लेकिन आज चूंकि ओम प्रकाश राजभर आए हैं, और केवल यह बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से यह कह लिया है कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और तुम्हें गुरूर है ए दरिया अपनी बेकस लहरों पर, और हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। अरे बाप रे, तो दरिया कौन पार कर रहा है भैया, जल्दी बता दो। जी, बलिया में तो एक बीएसपी, 2 भाजपा, 4 सपा निकालेगी। एक बीएसपी, 2 भाजपा, 4 सपा निकाल ले जाएगी। क्लियर। चलिए, इन्होंने क्लियर सीटों का आकलन कर दिया, लिख लीजिएगा, इनकी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जिस समय 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, आएंगे पूछेंगे इनसे। भरत जी, नहीं, मोहित जी लास्ट कमेंट इधर आइए, आप कहाँ फ्रेम से बाहर चले जाते हैं, बताइए लास्ट कमेंट आपका क्या लग रहा है कि ये छठा चरण? जी, मुझे लग रहा है बलिया 2012 दोहराने जा रहा है। चलिए ठीक है, कह रहे हैं बलिया 2012 दोहरा रहा है भाई, 2012 दोहरा रहा है, कह रहे हैं मतलब कि पूर्ण बहुमत से आई थी 2012 में, 2017 में बीजेपी की, और 2007 भी याद कर लीजिए मायावती जी की भी आई थी, लेकिन बार बार पलटे हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं उत्तर प्रदेश के। ये बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन एक चीज़ सीटें मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितनी आएंगी, मैं बताना भी नहीं चाहता, हो सकता है गलत निकल जाए, गलत निकल जाएगा तो फिर पकड़ लेंगे आपको, फिर पूछेंगे। पकड़ने की बात नहीं है, आकलन तो सब पत्रकारों का होता है, हमारा भी एक आकलन है, लेकिन मैं अपने आकलन पे थोड़ा सा यहाँ पर रुकता हूँ कि अगर जो हम देख रहे हैं कि ये 20% जो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण मतदाताओं पर अडिग हूँ और अड़ा हुआ हूँ शुरू से, ब्राह्मण मतदाता ही तय करेगा। हाँ, अगर नहीं आए तो मामला किधर भी चला जाएगा, मैं अभी भी वहीं कायम हूँ। अगर नहीं आए, कि अगर ब्राह्मण आए तो सपा अपर हैंड होगी, और अगर ब्राह्मण बीजेपी की तरफ रह गए तो फिर बीजेपी अपर हैंड तो है ही है। है ना, ठीक बात है। तो भाई हम आज जो चर्चा कर रहे थे इस मसले पर कर रहे थे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वें चरण, ये 5 चरण होने के बाद ये जो छठा चरण है, और उसके बाद आखिरी चरण जो 7वां चरण है, उसके बाद तो रिजल्ट आ जाएगा। ये चरण क्या कह रहे थे, और आने वाले छठे और 7वें चरण में आप क्या देखने वाले हैं, क्या तस्वीर होगी, कौन सी जाति किस तरफ जाएगी, ये हम बलिया के, पूर्वांचल के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, तमाम जमीनी पत्रकारों के साथ जान रहे थे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी आपका, सुनील जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भरत जी, मोहित जी। और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हमारी दरख्वास्त है कि वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए पूरा उत्तर प्रदेश घूम करके आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश की जनता क्या करने वाली है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।